हेलो। हाँ जी, क्लास लाइव होगी सर। ओके होगी सर, सर। थैंक यू। हेलो स्टूडेंट, आज हम लोग चर्चा करेंगे कम्युनलिज्म का उदय कैसे हुआ और किस तरीके से पार्टीशन का वो कारण बनता है। पिछले क्लास में हमने चर्चा किया था कि भारतीय राष्ट्रवाद, भारतीय आंदोलन की जो शुरुआत होती है उसमें गांधी की क्या भूमिका थी, किस तरीके से गांधी एंट्री करते हैं और पूरे के पूरे एक तरह की राजनीति की हुलिया ही बदल देते हैं। जो उसका स्ट्रक्चर है, जो उसका सिनारियो है, जो उसकी नॉस्टैल्जिया है, वो पूरी तरीके से बदल जाती है। लेकिन एक और आंदोलन चल रहा है तो दूसरी ओर हम देखते हैं कि इसके साथ साथ कई तरह के ऐसे अननेसेसरी मूवमेंट्स चल रहे होते हैं जिसका इंपैक्ट आजादी पे ना पड़ करके वो सेक्ट की ओर बढ़ने जा रहा है। सोसाइटी को लेकर के, यूनिटी को लेकर के, इन सब चीजों को लेकर के लोग एक अलग मुहिम चलाना शुरू कर देते हैं। इसी दौर में 1920 से लेकर के 1940 तक अगर हम इन 20 सालों का इतिहास देखें तो इस दौरान केवल आजादी को लेकर के लड़ाई नहीं लड़ी जा रही थी। सबसे इंपॉर्टेंट है ये समझना कि अगर हम बात करें बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर की, अगर हम बात करें हिंदू महासभा की, अगर हम बात करें राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की, अगर हम बात करें मुस्लिम लीग की, तो ये सारे जितने भी हमने यूनिटी का नाम बताया, पर्सनालिटी का नाम बताया, ये सब इसी टाइम में इमर्ज कर रहे हैं। और इनका उद्देश्य आजादी को लेकर के जितना आजादी के प्रति नहीं था उतना इनका पर्सपेक्टिव इनके अपने समाज को लेकर था। सबके लिए अपने अपने समाज बटे हुए थे। आपको मैंने बताया था प्रीवियस लेक्चर से पहले सोशल रिफॉर्म्स में किस तरीके से बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर जब वो एंट्री करते हैं इंडिया में, इंडिया की पॉलिटिक्स में, तो उनके उनके सामने आजादी से बढ़कर सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट था वो जिस समाज से आते थे उन समाज के बारे में, उन समाज का जो सामाजिक तरीका था उसमें सुधार करना। ये सबसे इंपॉर्टेंट था, ये सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य था कि वो जिस समाज से आते थे उस समाज की स्थिति काफी दयनीय थी। उनको ना सामाजिक रूप से कोई अधिकार प्राप्त था, ना आर्थिक रूप से कोई अधिकार प्राप्त था, ना राजनीतिक रूप से कोई अधिकार प्राप्त था, ना सांस्कृतिक रूप से वो पूरे सोसाइटी में अपने आप को सामंगी बना सकते थे। वो उनको एक तरीके से एलिमिनेट किया गया था, उनको अनटचेबल माना गया था। वो सोसाइटी के पार्ट होने के बावजूद भी अपने आप को पार्ट मानने योग्य नहीं थे। तो इस सामाजिक व्यवस्था में सुधार करने के लिए बाबा साहेब ने एक आंदोलन चलाया, मुहिम चलाया। उनका कई जगह पे मनमुटाव होता है गांधी से, फिर चीजें धीरे धीरे सुलझती है और आगे जाने के बाद हमें दिखाई देता है कि ऐसे कई सोसाइटीज इमर्ज करता है जो सेक्ट और धर्म को लेकर के अपने आप को ध्रुवीकृत कर लेते हैं, पोलराइज कर लेते हैं। हिंदू महासभा को लगता है कि हिंदू खतरे में है, मुस्लिम लीग की स्थापना होती है 1907 में, उनको लगता है कि मुसलमान खतरे में है। तो इस तरीके से जो 1857 के विद्रोह में हम देखते हैं कि सभी लोगों ने मिलकर के अंग्रेजों के खिलाफ लड़ाई लड़ी, अंग्रेजों को अपना कॉमन इनेमी माना। अब वो 1900 आते आते अब उनके लिए सबसे बड़ा विरोधी, सबसे बड़ा दुश्मन अंग्रेज ना होकर के अब अंदर ही अपना दुश्मन दिखाई देने लगता है। मेरी बात आप तक शायद पहुंच रही होगी अच्छी क्वालिटी में। मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ सांप्रदायिकता का इतिहास, द हिस्ट्री ऑफ कम्युनलिज्म, इसका जेनेसिस, इसका ग्रोथ और इसने पार्टीशन को कैसे सुलभ किया। आपको मालूम है कि भारत से आजादी मिलती है भारत को तो भारत दो टुकड़ों में डिवाइड होता है, पाकिस्तान और इंडिया। तो पाकिस्तान का बनना फिर भारत का बनना, ये दोनों का इतिहास आपको यहां से समझ आएगा कि आखिर मुख्य वजह क्या थी। इतिहास लिखने वाले इसको कैसे देखते हैं, जो राजनीति करते हैं उनके अनुसार इसका कैसे विवेचना की जाती है, जो चिंतक हैं, जो स्कॉलर्स हैं, उनका क्या मानना है, जो नाटक लिखते हैं उनका क्या मानना है, जो साहित्य लिखते हैं उनका क्या पर्सपेक्टिव है, क्या परिप्रेक्ष्य है, क्या दृष्टिकोण है इस सारी हिस्ट्री को लेकर के, जो कि 1900 से लेकर के 1947 तक, ये मोटा मोटी 50 ईयर्स का जो हिस्ट्री है, इसी दौरान ये सारे जो समस्याएं क्रिएट होती है, जो समस्याएं पैदा हुई, उसका बुनियाद इसी दौर में तय किया गया। जो इसका फंडामेंटल, जो इसका बैकबोन था वो यहीं पे तैयार हुआ इसी दौरान। उसके पहले हमें इस तरह का कोई साक्ष्य नहीं मिलता है कि लोगों में सामाजिक, धार्मिक, सांस्कृतिक रूप से किसी तरह का बहुत बड़ा कलह था, किसी बड़े प्रकार का कॉन्फ्लिक्ट था। हर धर्म के लोग, हर जाति के लोग एक दूसरे के साथ सामंजस्य स्थापित किए हुए थे। भले ही अगर जाति की बात की जाए उसमें जो हमारे जो अनटचेबल जिनको माना गया, जिनको शूद्र कहा गया, उनकी स्थिति अलग थी, जिसपे कि अलग आपको सोशल रिफॉर्म के रूप में आप जानते हैं कि उसको लेकर के बड़े बड़े विद्वानों ने मुहिम चलाया, फिर उनको राइट्स मिला। लेकिन यहाँ पे है कम्युनलिज्म, जिसने विभाजन को सारगर्भित किया। जाति की वजह से देश का बंटवारा नहीं हुआ, बल्कि रिलीजन बिलीफ की वजह से देश को बंटवारा हुआ, पहली चीज। सेकंड, कि आखिर जो 1857 से लेकर के 1890 तक हमें किसी प्रकार का बहुत बड़ा असामाजिक या असंगत कोई ऐसा प्रमाण नहीं मिलता है, तो फिर अचानक से इस तरह का माहौल कैसे बनना शुरू हो गया 1890s 1900 के बाद। इसको आपको गौर से समझने की जरूरत है। सबसे पहली चीज, 1885 में कांग्रेस की स्थापना होती है। वो एक बड़े लेवल की एक संस्था बनती है, एक इकलौती संस्था जिसको मध्यवर्गीय लोगों का साथ प्राप्त था। उसमें उस जमाने में आम लोग का उसमें कोई भागीदारी नहीं थी। वो उसमें वही लोग थे जो या तो बड़े बिजनेसमैन थे या पढ़े लिखे लोग थे, काफी उच्च क्लास की पढ़ाई। थर्ड, जो उस समय के लॉयर थे या उस समय के बड़े बड़े पदाधिकारी। इस हैसियत के लोगों ने कांग्रेस की नींव रखी। धीरे धीरे कांग्रेस की एक डिमेरिट कही गई कि इसमें धीरे धीरे जो सवर्ण क्लास के लोग थे उन लोगों का इस पे पकड़ ज्यादा हो गया, जिसको भारतीय समुदाय में ब्राह्मण कहा जाता है। ये लोग सबसे ज्यादा उस समय उस पार्टी में सम्मिलित हुए। इससे क्या हुआ कि जो गैर हिंदू थे, मुसलमान हो या पारसी हो, यहूदी हो, इन लोगों को लगने लगा कि यहाँ पे असंतुलन होते जा रहा है। लोगों की आवाज एक बहुल क्षेत्र के लोगों से जो मिल रहा था उसमें भेदभाव होना शुरू हो गया। जो सिलेक्शन थी, सिलेक्शन वर्किंग कमिटी, उसमें भी सभी धर्म के लोगों को एक समान तवज्जो नहीं दिया जा रहा था। पहली प्रॉब्लम यहाँ पे खड़ी हो रही थी। मैंने ये भी आपको बताया था कि कांग्रेस का जो आइडियोलॉजी था, जो उसकी विचारधारा थी, वो शुरू में लिबरल थी, पैसिव थी।
निष्क्रिय जिसको कहा जाता है, वो लोग पूरी तरह से हिंसा में विश्वास नहीं करते थे। वो किसी को मार करके आज़ादी पाने में भी विश्वास नहीं करते थे। उनको लगता था कि वो समय आएगा जब हम आज़ाद होंगे, लेकिन ये आज़ादी के लिए हमें बहुत सारी चीज़ें सिस्टमैटिक मोरल तरीके से पाने की आवश्यकता है। इससे भी कुछ लोगों को प्रॉब्लम होने लगी। उनको लगा कि ये चलता रहेगा तो ऐसे शासन नहीं मिलने वाला है। तो यहाँ पे कुछ रेडिकलिज्म, कुछ वायलेंस प्रवृत्ति के, कुछ रूढ़िवादी उग्रवादी प्रवृत्ति के लोगों की एंट्री होती है कांग्रेस में, और कांग्रेस टूट जाता है 2 दलों में, नरम दल और जिसको गरम दल कहा जाता है, एक्सट्रीमिस्ट और मॉडरेट्स। कांग्रेस के टूटने के बाद कांग्रेस की आवाज अब 2 आवाज हो जाती है। जो पहले एक मंच हुआ करता था, अब वो 2 मंच में विभाजित हो गया। यही वो दौर है जब अंग्रेजों ने बड़े ही चालाकी पूर्वक बंगाल का विभाजन कर दिया। बंगाल, पूर्वी बंगाल, पश्चिमी बंगाल। जो पूर्वी बंगाल है वो आज का बांग्लादेश है, और जो पश्चिमी बंगाल है आज का कोलकाता। तो बंगाल का डिवीजन करने से एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम क्रिएट हुआ। जो पूर्वी बंगाल था वो मुस्लिम बहुल इलाका था, और जो पश्चिमी बंगाल था वो बंगाली कास्ट के लोगों की बहुलता थी, जो अपने आप को हिंदू कहते हैं। यहाँ पे जैसे ही बंगाल का विभाजन हुआ, तो वहाँ पे कुछ लोगों ने, जो जिनकी स्थिति अच्छी थी, जिनका समाज में काफी हैसियत अच्छी थी, जो उस दौर में राजा महाराजा थे, चाहे वो हिंदू थे चाहे मुसलमान, उन लोगों ने अपना यहाँ पे कुछ व्यक्तिगत राजनीतिक प्रलोभन साधना शुरू कर दिया। उनको लगा कि अंग्रेजों ने बांटा है तो सही किया है। बांटने से क्या हुआ कि उनको अब राजनीति में अपने समाज का नेतृत्व करने का जो क्राइटेरिया था, जो दायरे थे, अब उसमें किसी प्रकार का बैरियर नहीं था। मतलब मुस्लिम के लिए मुस्लिम रिप्रेजेंटेटिव होगा, हिंदू के लिए हिंदू रिप्रेजेंटेटिव होगा। अब किसी प्रकार का टसल नहीं होगा, किसी प्रकार का कंफ्लिक्ट नहीं होगा। तो कुछ लोग मानते हैं, कुछ हिस्टोरियंस मानते हैं कि जो मतभेद था, जो हिंदू मुस्लिम के पहले जो एकता थी, वो कहीं ना कहीं अंग्रेजों ने इसको तोड़ दिया। इस एकता से उनको परेशानी होने लगी थी, क्योंकि इसका खामियाजा उन्होंने 1857 के विद्रोह में देख लिया था। क्योंकि उस दौरान हिंदू मुस्लिम दोनों ने कंधे से कंधा मिलाकर के अंग्रेजों का बैंड बजाया था, उनको चुनौती पेश की थी, और अच्छे से चुनौती पेश की थी। कुछ हिस्टोरियन मानते हैं कि वो ऐसा दौर था कि अंग्रेजों को लगने लगा कि अब 10 साल से ज्यादा हम लोग यहाँ नहीं रह सकते। लेकिन संजोग से कुछ रजवाड़े, कुछ जो हुकूमतें थी, जो कुछ बड़े बड़े मंसूबे थे, वो उनकी वफादारी की ओर लॉयल हो गए, और उनके वजह से ये आंदोलन थोड़ा कमजोर पड़ गया, जिसकी वजह से अंग्रेजों का पैर जो अब खिसकने वाला था, वो फिर से ताकतपूर्वक एस्टैब्लिश हो गया। तो यहाँ आपको समझने की जरूरत है कि 1907 का जो विभाजन है कांग्रेस का, और 1905 और 6 में जो बंगाल का विभाजन हो रहा है कर्जन के द्वारा, लॉर्ड कर्जन के द्वारा, तो ये जो दौर है, ये पूरी तरीके से अंग्रेजों को लगने लगा कि अगर हम बंगाल को विभाजित कर देते हैं तो यहाँ पे हिंदू मुस्लिम अलग अलग हो जाएंगे, उनको अलग अलग तरीके से प्रतिनिधित्व मिलेगा असेंबली में। हिंदू हिंदू को अपना रिप्रेजेंट करेगा, मुस्लिम मुस्लिम को करेगा, तो यहाँ पे अब दोनों अलग अलग दिखाई देंगे, मुस्लिम अलग, हिंदू अलग। फिर उसके बाद हम देखते हैं 1909 में इनका एक एक्ट आता है, जिसको मार्ले मिंटो एक्ट कहा जाता है। इसमें बड़े ही चालाकी पूर्वक अंग्रेजों ने असेंबली में सीटों की संख्या में बहुत उतार चढ़ाव कर दिया, और धर्म के नाम पर अब लीडर्स को असेंबली में चुना जाने की परंपरा शुरू हो गई। इस धर्म से इतने लोग होने चाहिए, इस धर्म से इतने लोग होने चाहिए। अब यहाँ पे विद्वता और स्कॉलर सिटीज, मतलब कि आप कितने विद्वान हो, आप कितने पढ़े लिखे हो, ये जरूरी नहीं था, आप किस धर्म से आते हो वो जरूरी होने लगा। इसने भी विभेद पैदा किया, डिफरेंशिएशन पैदा किया। तो यहाँ पे इसको कहा जाता है कि इसने कॉम्युनल को अवार्ड दिया, इसको कॉम्युनल अवार्ड कहा गया हमारे देश के इतिहासकारों के द्वारा। उन्होंने कहा कि ये जो अवार्ड इन लोगों ने दिया अंग्रेजों ने, कि इस धर्म से इतना, इस धर्म से इतना, इस धर्म से इतना, इससे क्या हुआ कि अब धर्म के लोगों को, एक ही धर्म के कुछ लोगों को, अपने धर्म के लोगों को शोषित करने का, उन पर राजनीति करने का एक हथियार मिल गया, एक तरीका मिल गया। क्योंकि जो एक बार असेंबली पहुंचता था अंग्रेजों के समय में, वो चाहता था हमेशा उस पद को कायम रखे। जैसे सुना होगा, आगा खां का नाम सुना होगा, अली का नाम होगा, मोहम्मद अली जिन्ना का नाम सुना होगा। ये क्लास के लोग थे, और एक बार जब ये एंट्री कर गए राजनीति में, तो इनको पता चल गया था राजनीति का जो मजा होता है, जो इनको गाड़ी जो मिली थी, जो इनके बंगले थे, जो इनके पास पावर और मसल की जो कहानी चल रही थी, अब वो उसको छोड़ना किसी भी सूरत में नहीं चाहते। खूब गौर से समझिएगा, राजनीति हमेशा से पावर चाहती है, और जो व्यक्ति को एक बार राजनीति का स्वाद मिल जाता है, वो उस स्वाद को भूलता नहीं है। वो चाहता है कि हमेशा उस स्वाद को कायम रखे, स्वाद को पाने की वो हर स्टेज पे जाएगा, उसके लिए कुछ भी करने के लिए वो तैयार है। अपनी जमहूरियत, अपने अवाम को वो बलि का बाकरा बनाने पे भी तैयार हो जाएगा, वो किसी भी तरह का राजनीति क्यों ना हो। राजनीति यहाँ पे यही वो दौर है जो पॉलिटिक्स जो है वो इंसानों से चिपक जाता है, और चिपक जाने की वजह से अब यहाँ पे हार्मोनी की जगह पे डिसहार्मोनी की बात होने लगी। क्योंकि उनको लगा कि अगर मैं हटता हूं तो कोई दूसरा बनेगा असेंबली में, और वो रिप्रेजेंटेटिव होगा जो मैं पहले रह चुका हूं। तो यहाँ पे एक तरह के कह सकते हो आप कि एक जटिलता और एक स्टेबिलिटी जो लोगों में आ गई थी, संकीर्ण मानसिकता, वो भरपूर दिखाई देती है। वो बात हिंदुओं में भी ठीक वही थी। हिंदू भी जो असेंबली में जाने लगे थे, उनको भी अब लगने लगा कि अब मैं अपने कम्युनिटी का, अपने समुदाय का मैं ही सब कुछ हूं, और ये सत्ता जो है अब किसी भी सूरत में यहाँ से वापस नहीं जानी चाहिए। तो उन लोगों ने भी कभी भी इस दौर में इन बातों का ख्याल नहीं रखा कि जो गैप पैदा हुआ है बिटवीन टू रिलीजन, क्योंकि दीज आर मेजर रिलीजन दैट टाइम, उस समय का सबसे बड़ा ये रिलीजन था, आज भी है। और ये दोनों रिलीजन के लोगों में जो गैप आ गया था, उसको किसी ने उसमें फेविकॉल लगाने का किसी ने काम नहीं किया। वो जो टूटा हुआ था गैप, जो था वो गैप बढ़ता ही गया, और अंत में 1947 में उसका आपको रिजल्ट पता है। गांधी ने कुछ कोशिशें की, लेकिन गांधी को अकेला व्यक्ति गांधी कुछ कर नहीं सकते थे। गांधी समझते थे कि अगर ये गैप नहीं भरा जाएगा तो इसका खामियाजा बहुत उल्टा होने वाला है, क्योंकि इस इंपैक्ट जो राष्ट्रवादी आंदोलन थे, जो अंग्रेजों से लड़ाई चल रही थी, उसके इसका इंपैक्ट पड़ रहा था। जो एक प्रेशर पड़ रहा था शुरू में, अब वो प्रेशर कमजोर हो गया, क्योंकि हिंदू मुसलमान अलग अलग होने लगे, उनका अपना अपना लालच दिखाई दे रहा था अंग्रेजों से। भीमराव अंबेडकर को भी अपनी अलग मुहिम था, उनको आजादी से ज्यादा अपने समुदाय के लोगों की चिंता थी। ठीक उसी तरीके से मुस्लिम लीग को अब अपनी चिंता मुसलमान लोगों को लेकर है। उसको अब डर लगने लगा कि इंडिया में अगर आजादी भी होगी तो यहाँ हिंदुओं का शासन चलेगा,
ये बात उसके राजनेताओं ने अपनी जमहूरियत में फैलाना शुरू किया। बड़ी-बड़ी सभाएँ होने लगी पटना में, लाहौर में, मुर्शिदाबाद, चटगाँव, ढाका, बंगाल, हर बड़े-बड़े सिटीज़ में ये बड़े-बड़े सभाएँ होने लगी और उनके नेताओं ने अपने जमहूरियत को कहना शुरू किया कि अगर आज़ादी भी मिलती है, अभी रिकॉर्ड्स हैं। हिंदुओं में ये चलने लगा कि अगर हम ऐसे ही चलते रहे, तो ये पूरा का पूरा देश फिर से गुलाम हो जाएगा। इनको लग रहा था कि पहले मुसलमानों का शासन रहा, अब अंग्रेजों का, अब फिर मुसलमानों का शासन आ जाएगा। इस तरीके से लोगों ने, जो अपने आप को उस समय नेता कहते थे, उन लोगों ने भटकाया लोगों को, क्योंकि उस समय सारे लोग पढ़े लिखे नहीं थे। आज भी आपको मालूम है कि कोई भी खबर पहुंचाना हो तो लोग उसको आसानी से समझ जाएंगे, इतने पढ़े होने के बावजूद भी। तो सोचिए, आज से मैं 100 साल पहले की बात बता रहा हूँ। तो लोगों में एक तरीके से संकीर्ण मानसिकता फैलाई गई कि ये आपका दुश्मन है, वो आपका दुश्मन है, और जो पहला दुश्मन था अंग्रेज, वो मजे से अभी शासन करते जा रहे हैं। अगर अंग्रेजों ने, एक चीज जान जाइए, अंग्रेजों ने अपनी सत्ता अपने मत सौंप दी, तो 10 साल 20 साल और शासन चला सकते थे, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो समझ रहे थे कि दोनों अपने में अब लड़ना शुरू कर दिए हैं, एक दूसरे को पसंद नहीं करते हैं, तो वो और अपना शासन चला सकते थे। लेकिन उनकी अपनी भी मजबूरियां थी। वहां के प्रधानमंत्री, वहां की महारानी सबने घोषणा कर दिया था कि हमें किसी भी सूरत में 1947-46 में देश छोड़ देना है। तो एक चीज समझिए कि ये जो पूरा का पूरा दौर है, ये एक तरह का कॉन्सेप्ट जो है यहाँ पे लोगों का, नेताओं का, वो अपनी पर्सनल लालच है यहाँ पे, जिसको हम लोग कहते हैं इंडिविजुअल ग्रीड। वो ग्रीड था सत्ता का, वो ग्रीड था पावर का, और इस चक्कर में लोगों को सही नॉलेज नहीं दिया गया और ये दौर चलता रहा, दौर ये चलता रहा। इसमें हिंदू महासभा बनता है, इसमें अलीगढ़ यूनिवर्सिटी को अलग तरीके से रेनोवेट किया जा रहा है, आरएसएस की स्थापना होती है, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ की। उसके अलावा इसी दौर में खिलाफत आंदोलन होता है, इसी दौर में जालियांवाला हत्याकांड होता है, इसी दौर में असहयोग आंदोलन गांधी के नेतृत्व में होता है, सबने अवज्ञा आंदोलन होता है, भारत छोड़ो आंदोलन होता है, इसी दौर में रेवोल्यूशनरी मूवमेंट्स होते हैं, भगत सिंह, सुभाष चंद्र बोस के अलग एक दल बनता है, आजाद हिंद फौज इंडिया से बाहर जाकर के आजादी के लिए नारे बुलंद करती है और विदेशी लोगों से सहायता प्राप्त करती है। तो ये 50 साल का जो दौर है 1900 से लेकर के 1947 तक, इसको समझना कोई आसान काम नहीं है। हिस्ट्री बहुत लिखी गई है इस पे, लेकिन हिस्ट्री को हमने हिस्ट्री के तरीके से जब तक नहीं पढ़ेंगे, हमें इसमें से नॉलेज नहीं मिलने वाला है। अगर आप किसी पर्टिकुलर मानसिकता से पढ़ोगे इतिहास को, तो आप उसी में उलझ के रह जाओगे जैसे कि उस समय हुआ था। इसलिए वैचारिकता को आप ओपन रखो कि इसमें विलेन कौन है, हु आर द मेन विलेन। तो विलेन यही लोग हैं जो सत्ता में थे, आम लोगों को विलेन नहीं कहा जाएगा। इसमें किसी रिलीजन का भी कोई योगदान नहीं है। योगदान है तो सिर्फ उन लोगों को जो बागडोर नेतृत्व कर रहे थे, जो अलग अलग समुदाय के लोगों को अपना अपना जखीरा समझते थे, अपना खजाना समझते थे, और उनको जैसे चाह रहे थे वैसे उनको डाइवर्ट कर रहे थे, मैनिपुलेट कर रहे थे। आम लोगों के सामने जाकर के अलग बातें कर रहे थे, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली में बैठ के अलग बातें कर रहे थे, अंग्रेजों से जब उनकी बैठकें होती थी तो अलग मीटिंग चल रही है। मतलब कि वो कहीं भी स्टेबल नहीं है, उनकी आवाज हर जगह बदल रहा है, जिसका परिणाम यह हुआ कि जो जो घाव बना हुआ था, वो घाव को किसी ने उस पर मलहम लगाने का काम नहीं किया, क्योंकि इंडिया कोई छोटा देश था नहीं। ये पूरा का पूरा आप समझो, आज का पूरा अफगानिस्तान, पाकिस्तान, बलूचिस्तान, बांग्लादेश, म्यांमार का बहुत बड़ा हिस्सा, तिब्बत, और पूरा का पूरा आपका उप महाद्वीप जिसमें कन्याकुमारी तक, इतने बड़े देश में कहां पे कौन नेता किसको उल्लू बना रहा है, किसी को पता नहीं चल रहा था। उस समय सोशल मीडिया नहीं था। कराची में किसने क्या भाषण दिया, तमिलनाडु में किसने क्या भाषण दिया, बिहार के पटना के गांधी मैदान में किसने भाषण दिया, ये किसी को पता भी नहीं चलता था। न्यूज़पेपर 7 दिन में एक बार छपते थे, कोई डेली छपता था, कोई 7 दिन में एक बार। तो सोचो, जो 7 दिन का न्यूज आप पहुंचाओगे किसी के पास, तो बहुत कुछ बदल जाएगा। रेडियो बहुत बाद में आ रहा है। तो ये कॉम्प्लेक्स हिस्टोग्राफी है, जिसको आपको इसको यही समझना है कि दरअसल क्या हो रहा है। क्या गांधी का जो एक रैखिक तरीके से जो आंदोलन चल रहा है, क्या उसमें आपको कहीं ऐसा लग रहा है कि गांधी को आजादी से ज्यादा किसी पर्टिकुलर धर्म को लेकर के प्रॉब्लम था, वो आजादी से ज्यादा उनको मोहब्बत थी, या अपने पर्टिकुलर धर्म को लेकर के मोहब्बत थी? क्या धर्म को ज्यादा जरूरत था उस समय कि अंग्रेजों को भगाना यहाँ से ज्यादा जरूरत था? ये जब सारी चीजों पे आप तर्क वितर्क करोगे, तो आपको आसानी से इसमें का जो कॉजेज हैं, जो कारण है, जो सिलेबस आपका बनाया गया है, आप समझ जाओगे कि इसके मूल जड़ में विलेन कौन था, प्रॉब्लम कहाँ क्रिएट हुई, प्रॉब्लम का नासूर कहाँ बना, आखिर वो घाव जो था सबसे पहले किसने दिया। ये सारी चीजें आपको समझ आ जाएगी। और ग्रोथ इसका किस तरीके से ये बढ़ता चला गया, जो असेंबलीज हैं उसमें किन किन लोगों को अंग्रेजों ने अपने अपने पास रखा, अपने अच्छे पदों पे उनको नियुक्तियां की। उस जमाने में जो नाटक लिखने वाले लोग थे, जो आम जनता तक अपनी पहुंच बनाए हुए थे, जो कविताएं लिख रहे थे, नाटक लिख रहे थे, फिल्म बना रहे थे, क्योंकि आपको मालूम है इंडिया में 1930 के आसपास से एकदम जो आज हो गया था, तो पिक्चर बनाया जा रहा था। तो पिक्चर में क्या चीज दिखाए जा रहे थे, पिक्चर का क्या कॉन्सेप्ट था, जो आम लोगों तक पहुंच रही थी, जो किताबें लिखी जा रही थी, जो अखबार लिखे जा रहे थे, ऐसे लोगों तक पहुंचाए जा रहे थे। इन सबका रोल है देश के बंटवारा में, संप्रदायवाद को फैलाने में, सबका तनिक सबका योगदान है। इस तरीके से ये सारी चीजें चलती रही। और जो लास्ट अपना यूनिट है, एडवेंट ऑफ फ्रीडम, बंटवारा तो आसानी से हो गया। बंटवारा में कितने लोग मरे, किन लोगों को कैसे गुजरना पड़ा, ये आप सबको पता है। आपने बहुत सारी इस पे मूवी देखा होगा कि बंटवारा हुआ तो जान माल की हानि दोनों ओर से हुई। ऐसा नहीं था कि किसी एक को ज्यादा नुकसान हुआ, एक को कम हुआ, दोनों का बराबर में नुकसान हुआ। आपको मालूम है कि जब किसी घर का बंटवारा होता है तो दो के बीच में लड़ाई हो रही है, तो एक भाई लठ चलाएगा, दूसरा बैठा नहीं, टूटेगी फटेगी, दोनों हॉस्पिटल जाएंगे, दोनों पे मुकदमा होगा, और तीसरा जो है फायदा उठाएगा। यही हुआ भारत और पाकिस्तान के विभाजन में। ये कुछ ऐसे रणनीतियां थी, ये कुछ ऐसे नियम बन चुके थे जिसको तोड़ा नहीं जा सकता था। एकदम एकदम पॉसिबल था, एकदम उसकी संभावनाएं 100% वो डन होने वाली थी। उसको हटाया नहीं जा सकता था, क्योंकि दोनों का गार्जियन अंग्रेज थे। और गार्जियन, आपको मालूम है कि गार्जियन अगर चुप रहेगा तो प्रॉब्लम और बढ़ते जाती है, तब दोनों भाई मिलकर के मर कट के मर जाएंगे, क्योंकि उसको डांटने समझाने वाला कोई नहीं रहता है। ठीक यही हुआ।
अंग्रेजों ने अपनी भूमिका एक गार्जियन के रूप में निभाई दोनों देशों की, दोनों धर्म के लोगों को समझा कि ये दोनों को नियंत्रण में हम रख पाएंगे, दूसरा कोई नहीं है। तो ब्रिटिश एम्पायर ने तो एक तो पाकिस्तान के बंटवारा में या संप्रदायवाद को फैलाने में सबसे बड़ा हाथ था ब्रिटिश एम्पायर का, ब्रिटिश एडमिनिस्ट्रेशन का, ब्रिटिश हुकूमत का, क्योंकि उन लोगों ने इसके लिए बहुत पहले से ही नींव डालना शुरू कर दिया था और ये नींव इतना मजबूत हो गया कि अब उसको तोड़ना भी आसान नहीं था, और जिसका खामियाजा अंततः बंटवारा होता है। तो मैंने बहुत शॉर्ट में आपको हिस्ट्री समझाई, उम्मीद करता हूं कि आपने मेन मुद्दों को समझ लिया होगा। जब आप बुक पढ़ोगे कोई भी तो आपको क्लियर पता चलेगा कि कौन संस्थाएं इसमें बनी, किन किन लोगों ने इसमें भूमिका निभाया, और आजादी का मूवमेंट जो चल रहा था उसका, समाज बदलने की जो मुहिम चली थी उसका, कौन धर्म खतरे में था, कौन से लोग खतरे में थे, किनको ज्यादा प्रॉब्लम हो रही थी, कौन चाह रहे थे कि हम सिर्फ हम रहे बाकी नहीं रहे, ये सारा का सारा चीज आपको बुक में मिल जाएगा। और एकदम अपने दिमाग को गिरवी रख के मत समझिएगा, एकदम ओपन करके ये हिस्ट्री को पढ़िएगा, तब जाके आपको 1900 से लेकर के 1950 की हिस्ट्री आपको समझ आएगी, नहीं तो आपको यहाँ पे कुछ नहीं समझ आने वाला है। उसके बाद जो अपना नेक्स्ट चैप्टर है वो है एडवेंट ऑफ फ्रीडम। किस तरीके से हमने आजादी को संभवभावी बनाया, जो असंभव था उसको संभवभावी बनाया, आसान बनाया, आजादी पाई, और आजादी पाने के साथ साथ हमने अपना कानून बनाया ताकि हम एक अच्छे सुशासित देश में रह सके, लोग नियम के अनुसार चल सके, कायदे में रह सके, कोई पावरफुल ज्यादा ना हो जाए, कोई ज्यादा कमजोर ना अपने आप को महसूस करे। इन सभी बातों का ख्याल करते हुए हमारे देश के जो दिग्गज लोग थे, जो पढ़े लिखे लोग थे, बुद्धिजीवी लोग थे, उन लोगों ने एक संविधान बनाया। और ये संविधान बनाने के पीछे का जो मूल मंत्र था वो था कि जो 1947 से पहले हमने जो भुगता, हमें जो शोषित, दमित, वंचित, पीड़ित जो किया गया, उसका एक ही कारण था, क्योंकि हमने किसी पर्टिकुलर व्यक्ति को सबसे ज्यादा पावरफुल बना दिया था। राजा हुकूमत करते थे, सुल्तान हुकूमत करते थे, शासक हुकूमत करते थे, जिनके पास अपनी सारी नियम कायदे होते थे। आम जनता से उस नियम कायदे में उनकी क्या इच्छाएं नहीं पूछी जाती थी कि आपकी क्या इच्छा है, आप क्या चाहते हो, कि आप पे हम कैसे शासन करें, ये नहीं पूछा जाता था। आज तक, प्राचीन काल के 47 तक, किसी राजा ने, ये हमारे पास एविडेंस नहीं है कि किसी राजा ने आम जनता के बीच में जाके पूछा हो कि भैया तुम बताओ कि तुम्हें कैसे शासन किया जाए, तुम्हारे ऊपर, तुम पे कितना टैक्स लगाया जाए, तुमको कौन कौन सी चीजें प्रॉब्लम है, बताओ, खुल के बताओ। बहुत कम राजा हुए हैं, लेकिन हमारे पास कोई इस तरह का एविडेंस नहीं है। 1947 में आजादी मिलने के बाद हमारे देश के समझदार लोगों ने सोचा कि अब कोई नियम बना दिया जाए ताकि उसके आधार पर शासन चलाने वाले चलाएं और अपने आप को ज्यादा पावरफुल न बना सके, और कोई इतना भी अपने आप को कमजोर न समझे कि उसको लगे कि ये देश तो मेरा है ही नहीं, क्योंकि मेरी इसमें कोई भागीदारी ही नहीं है। इन सभी बातों का ख्याल रखते हुए साथ ही साथ न किसी धर्म को बढ़ावा देने की बात की गई, न किसी जाति को बढ़ावा देने की बात की गई, न किसी ज्यादा अपने आप को जो पावरफुल लोग थे उनकी कोई बात को अहमियत दी गई, जैसे राजे रजवाड़े, महाराजे, ये सब महारानियों, इन सब का कॉन्सेप्ट खत्म कर दिया गया। देश का संविधान बना, उसमें इस बात का कहीं जिक्र नहीं है कि इस जाति के, इस धर्म के लोगों को ज्यादा तवज्जो दी जाएगी, ये फलाने राजा ज्यादा इनको पावर मिलेगा, और ये जो व्यक्ति है जो रिक्शा चलाता है या जो मजदूरी करता है उसका इस देश में कोई वैल्यू नहीं है। इस तरह का कहीं कुछ नहीं लिखा गया। बड़े ही सिस्टम तरीके से, सिस्टमेटिक तरीके से, लगभग 2.5 साल के अंतराल पे देश को ये संविधान लिखा गया, 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन लगे, और सभी समुदाय के लोगों को इसमें रखा गया, सभी धर्म के लोगों का तवज्जो दिया गया, और उनका सबका ख्याल रखते हुए एक संविधान बनाया गया, जिसपे कि आज तक हमारा देश चल रहा है। तो ये डिटेल में आप पढ़ोगे किताब में, आपको इस पे डिटेल मिलेगा कि कौन कौन लोग थे इसमें संविधान बनाने में, जो लोगों को चुन करके असेंबली में बैठाया जा रहा था वो कितने, कौन कौन से प्रांत से आए, कितने जनसंख्या पे कितने व्यक्ति को चुनने का प्रावधान था, सबसे उम्दा किसने भूमिका निभाया, अगर संविधान नहीं बनता तो क्या हम आज कैसे होते, ये सारी बातें आपको समझने की जरूरत है, और तर्क करना है इस चीज को कि अगर संविधान नहीं होता तो आज आप क्या होते, आपके देश का सिनेरियो आज कैसा होता, आपकी अपनी हैसियत क्या होती। जब इन चीजों को आप तौलोगे, तर्क करोगे, जब इसको समानुपात में अगर आप इसको समतुल्य करोगे तो आपको लगेगा कि तब आपको महत्व पता चलेगा। किसका महत्व पता चलेगा? द नेशनलिज्म, द प्रोसेसिंग सिनेरियो ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन मेकिंग, द रोल ऑफ आवर बिलोवेड लीडर्स। वो चाहे आपका कोई भी लीडर्स हो आजादी में, उनके योगदान पे आपको गर्व फील होगा, यू फील प्राउड कि हमारे देश को आजादी दिलाने में इन लोगों ने कितना महत्वपूर्ण भूमिका निभाया। अगर हम आजाद नहीं होते तो आज हम कैसे होते, हमारे ऊपर किसका हुकूमत होता, कॉन्स्टिट्यूशन नहीं होता तब कैसा हुकूमत होता। तो ये सारा जब आप होलिस्टिक तरीके से आप जब सोचोगे, थिंक करोगे, तब आपको लगेगा कि हमारे देश के जो हमारे पूर्वज थे उन लोगों ने कितना अच्छा काम किया, और तब आपको इस पे तरस ना करके आपको गर्व फील होगा। हिस्ट्री पढ़ाने का मकसद यही है, और कम समय में आपको इससे ज्यादा कुछ और पढ़ाया नहीं जा सकता है। आपका सिर्फ वैचारिकता पे फोकस की जा सकती है कि आप जब भी पढ़ो ओपन माइंड होकर पढ़ो, आगे आपको जैसे जैसे पढ़ने को मौका मिलेगा तब आपको ज्यादा नॉलेज प्राप्त होगी। हमारा देश डेमोक्रेटिक है, रिपब्लिक है, ये सारा चीज आपको नॉलेज मिलेगा कि डेमोक्रेटिक है तो डेमोक्रेटिक कैसे है, रिपब्लिक है तो रिपब्लिक कैसे है, भीमराव अंबेडकर का क्या योगदान था, नेहरू का क्या रोल था, सरदार वल्लभ भाई पटेल का क्या रोल था, मौलाना अबुल कलाम आजाद का क्या रोल था, लियाकत अली का क्या योगदान था। ये सब चीजें आप जब पढ़ोगे तो आपको पता चलेगा कि किन किन लोगों की इंपॉर्टेंस था, किन किन लोगों ने इसमें योगदान दिया, और किन किन लोगों ने इसको बनाने में अपना जान भी न्यौछावर किया, और किन किन लोगों ने इसमें बिना योगदान दिए ही आनंद की अनुभूति प्राप्त की। तो ये सारा चीज है एक तरह का एक सिस्टमैटिक तरीके से सब सारी चीजें हुई है। अगर आपको कोई क्वेश्चन हो तो अब आप पूछो।